रहेगा, जो एक विलेज में रहेगा, तो उसका भी काम यही रहेगा कि पहले नंबर 1 इज द ऑर्गेनिक फार्मिंग। हम जितना भी केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड यूज होता है, इसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में कन्वर्ट करेंगे। नंबर 2, जितने भी हमारे ये प्रिजर्व है, जो एंशियंट नॉलेज है, उसको हम प्रिजर्व कर रहे हैं। एंड नंबर 3, ट्रीटमेंट नहीं, लेकिन हम जड़ से कैंसर को पूरे दुनिया से मिटा सके। तो अभी ये जो एमसीएल का बिजनेस मॉडल है, इसके जो इंजन है, तो अभी मैं वही इंजन को बुलाना चाहूंगी, डॉक्टर श्याम गौलभ सर को, कि जो इस बिजनेस मॉडल को बेहतर हम कैसे कर सकते हैं, ये हमेशा हमें बताते हैं। सो लेट्स वेलकम नाउ द एडवाइजर एंड स्ट्रेटेजिस्ट एंड प्लानर ऑफ डॉक्टर श्याम गौलभ सर। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गौलभ फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट, अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। दोस्तों, आज जो टॉपिक है उसके पहले मैं बता दूं कि कल हमने एक दिन सेलिब्रेट किया। उस दिन का नाम था राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिन। 1984 यानी 1984 में दुनिया में वन ऑफ द वर्स्ट ऐसी भोपाल गैस दुर्घटना हुई। उसके बाद हर 2 और 3 दिसंबर को यह दिन मनाया जाता है। उस दुर्घटना में 2 और 3 दिसंबर को इतने सारे लोगों की इसलिए मौत हुई कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ चुका था और उन्होंने कोई भी नियमों का पालन नहीं किया था। इसलिए कितने सारे लोग, गांव वाले, बच्चे उसमें मर गए। और तब से लेके इस प्रदूषण में हम लोग आगे कुछ काम करें, हम अवेयरनेस बढ़ाएं और इसको कम करें। इसीलिए हर साल 2 दिसंबर को नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल दिन ये बनाया जाता है। इस साल की जो थीम है वो थीम है रेजिंग अवेयरनेस अबाउट पोल्यूशन, अबाउट दिस प्रदूषण। दोस्तों, पिछले 20 साल से एमसीएल एक्चुअली यही काम कर रहा है। एक्चुअली एमसीएल न जाने कितने सारे सेमिनार, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, गांव, हर जगह हम लोग ले रहे हैं। इसीलिए लोगों को बताने के लिए कि हम लोग कितने बड़े संकट की ओर जा रहे हैं और आज वो संकट कितना बढ़ चुका है, ये तो हम सभी लोग देख रहे हैं। ये प्रोजेक्ट तैयार करना, बिजनेस तैयार, प्रोडक्ट्स तैयार करना और उसको बेचना, ये तो ऐसा समझे कि हमारे विजन और मिशन के लिए जरूरी है। लेकिन हम कभी भी इस प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग नहीं करेंगे। हम हमेशा लोगों को बताएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। हम कहते हैं कि बिजनेस यानी सोल्यूशन। बिजनेस यानी कोई भी समस्या है और उसको लेके अगर कोई सोल्यूशन आप लेके आते हैं तो आज की तारीख पे वो है बिजनेस। और वही हम लोग कर रहे हैं। और इस सोल्यूशन के बारे में हम लोगों को, बाकी के लोग जैसे कहते हैं, उसे मार्केटिंग नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे, अवेयर करेंगे, बताएंगे कि क्या सही है, क्या गलत है। और एक बार उनको ये पता चल गया कि क्या सही है, फिर वो सही चीज सुनेंगे। और यही काम होगा हमारे आने वाले दिनों में, हमारे सेमिनार्स का। और एग्जैक्टली देखो, पूरे साल में एक दिन आप अवेयर नहीं कर सकते। हर हफ्ते आपको लोगों को बताना पड़ेगा। हर हफ्ते लोगों को याद दिलाना पड़ेगा कि हमारा ये कर्तव्य है। जो भी अभी हमारी धरती में इतने संकट में है, प्रॉब्लम में है सभी लोग, तो उन्हें हर हफ्ते उनको वो एहसास दिलाना पड़ेगा। और उसी का नाम है सैटरडे सेशन एग्जैक्टली यही काम कर रहा है। और दोस्तों, आने वाले दिनों में अगर हमें पोल्यूशन को एक्चुअल में कंट्रोल करना है, उसको सस्टेनेबल लेवल पे लेके आना है, तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टूल है तो वो है सैटरडे सेशंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज होते हैं जिनके बारे में हमें उनका ज्यादा महत्व नहीं होता, क्योंकि वो आराम से उपलब्ध होती है। हम उनके बारे में ना कोई ज्यादा जानकारी लेते हैं, ना ये समझने की कोशिश करते कि वो इतना कैसे इंपॉर्टेंट है। वैसे ही एक चीज है, उसका नाम है पानी। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में ये पृथ्वी एकमेव ऐसा ग्रह है कि जिसके ऊपर पानी है। पृथ्वी एकमेव ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर जीव है, सजीव है। पानी को जीवन कहा जाता है और ये टेक्निकली, साइंटिफिकली, हर चीज से
ये बराबर है, क्योंकि पानी ही जीवन है। मंगल में अभी इतने यान छोड़े गए तो वो ये सिर्फ देखने की कोशिश कर रहे कि क्या वहां पानी है, क्योंकि अगर पानी है तो वहां जीव है, अगर पानी है तो वहां सजीव है। दोस्तों, पानी ये हर सजीव, जो भी जीव रहता है उसके लिए एक्चुअली एब्सोल्युटली इसेंशियल है, हर चीज के लिए इसेंशियल है। अभी एक जीव, एक प्राणी मैंने आपको यहां दिखाया है, मनुष्य प्राणी। मनुष्य प्राणी जब ब्रीदिंग लेता है, उससे लेके उसके सेल के लेवल के तक जो मैकेनिज्म होते हैं, जो काम होते हैं, जो एटीपी यूटिलाइजेशन होता है, हमारे हर चीज के लिए एंजाइम्स होते हैं, वो हर एंजाइम के काम के लिए भी पानी की जरूरत होती है। इसीलिए शायद पृथ्वी में अगर आप देखोगे तो पृथ्वी के ऊपर 71% पानी है, और हमारे भी जीवन में, हमारे भी बदन में 70% पानी है। क्या जरूरत है हमारे बदन में 70% पानी की? क्योंकि पानी एब्सोल्युटली नेसेसरी है हर चीज में। कोई भी सजीव, अगर आप कहीं भी कोई भी काम कर रहा है तो उसके लिए पानी जरूरी है। हमारी पृथ्वी पे अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर 71% पानी, पृथ्वी के ऊपर 71% पानी, हम में 70% पानी, जो रॉ मटेरियल हम लोग तैयार कर रहे हैं नेपियर ग्रास, उस पर भी लगभग 70% पानी। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकृति का नियम है जिसके अनुसार ये प्रकृति चल रही है। दोस्तों, हमारे इस पृथ्वी के ऊपर 70% पानी है और 29% सिर्फ जमीन है। ये पानी लगभग 97% जो ऊर्जा है, जो ग्लोबल वार्मिंग की हम लोग बात करें, उसको खींच लेता है और उसको कम करता है। सिर्फ 3% जो हीट है, जो ऊर्जा है, वो धरती के ऊपर जा रही है। और देखिए उस 3% से आज क्या हो रहा है। आज इतनी भयानक स्थिति है यहाँ महाराष्ट्र में, अगर आप देखोगे तो यहाँ आंधी है, तूफान है, बारिश है, सब कुछ है। बंगाल का जो उपसागर है वहां बहुत कम प्रेशर का बहुत बड़ा इतना बड़ा एरिया तैयार हुआ है कि उसकी वजह से पूरे भारत में आज की तारीख में ये तूफान छाया हुआ है। और इस तूफान की वजह से, इस बारिश की वजह से न जाने कितने हमारे किसानों की फसल भी आज खतरे में है। दोस्तों, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसको ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए देखो पानी का कितना महत्व है। सोचिए अगर ये पानी कम होता तो क्या होता था। और ऐसे ही इस पानी का महत्व हमारे इस पर्यावरण की, जीव सृष्टि की हर चीज में है। कुछ भी लेंगे अगर आप, जो हम लोग यहाँ दिख रहे हैं, पर्यावरण की किसी भी जीव की बात करें, छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े बड़े एनिमल्स तक अगर आप देखोगे तो हर चीज को पानी लगता है। और सिर्फ जानवर नहीं, तो ये पूरे जो सजीव, जो हर वनस्पति को पानी लगता है। लेकिन अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो सबसे ज्यादा पानी पूरी दुनिया में लगता है कृषि को, एग्रीकल्चर को। लगभग 70% पानी, फ्रेश वाटर जो इस्तेमाल होता है, वो एग्रीकल्चर के लिए होता है। लेकिन यही नहीं, कोई भी इंडस्ट्री लीजिए, कोई भी इंडस्ट्री में पानी लगता ही है। ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं पूरी दुनिया में जहां पानी ही नहीं लगता। विदाउट पानी, पानी के बिना कोई भी इंडस्ट्री तैयार ही नहीं हो सकती। और लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी इस कुदरत ने, हमारी इस माँ ने हमारे इसका ख्याल रखा है कि हमें अगर ग्रो करना है, ये इतने सारे सजीव है, आज की तारीख में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इन सब के लिए पर्याप्त पानी हमारे इस नेचर में, पर्यावरण में अवेलेबल है। यहां तक कि अगर हमें डेवलपमेंट करनी है, अगर हमें आगे जाना है, इंडस्ट्रीज लेके आनी है, तो भी उनके लिए, सबके लिए पर्याप्त पानी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि ये जो पर्याप्त पानी कुदरत ने हमारे लिए रखा है, उसको इस तरह से मिसमैनेज कर रहे हैं, इस तरह से खराब कर रहे हैं कि इतना सब होने के बाद भी आज परिस्थिति ये है कि हमारे पास 700 करोड़ लोग रहते हैं, तो 700 करोड़ में से 100 करोड़ लोगों को आज पीने का पानी उपलब्ध नहीं। 250 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जिनके सैनिटेशन, जो टॉयलेट्स की जो चीज है, वो आज उपलब्ध, अवेलेबल नहीं है। और इसका प्रमुख कारण है वाटर पोल्यूशन। दोस्तों, पोल्यूशन एक ऐसी चीज है, पोल्यूशन यानी प्रदूषण, यानी क्या मैं आपको बता दूं, प्रदूषण यानी किसी भी चीज को दूसरे चीज के साथ इस तरह से घुल मिलाना कि वो ओरिजिनल चीज है वो किसी काम की ना रहे। यानी अगर हम लोग पानी की बात कर रहे हैं, तो पानी के साथ दूसरी चीजों को आप इस तरह से उसको डाल दो, इस तरह से घोल मिल करो कि उस पानी ना पीने का रहे, ना किसी इंडस्ट्री के उपयोग का रहे, ना उसमें कोई बच्चे स्विमिंग कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इस तरह का पानी को पूरी तरह से उसका काम
उपयोग बंद कर देना, वो है प्रदूषण। और इस प्रदूषण से क्या हो रहा है कि प्रदूषण से हम लोग ये जो पर्यावरण है, हमने देखा कि पर्यावरण सिर्फ हमारा एक जो मनुष्य प्राणी, अपने हम लोग जो है मनुष्य प्राणी, सिर्फ हमारे लिए नहीं है ना। ये पर्यावरण ये कितने सारे प्राणी, वनस्पति, जीव, उनके लिए काम करता है। ये पर्यावरण जैसे हमारा ख्याल रखता है ना, ये पर्यावरण सबका ख्याल रखता है। सबके लिए उसने उसने प्रावधान किए हैं, सबके लिए सब कुछ चीज है। और पानी तो एकदम इसेंशियल है। तो दोस्तों, जब भी हम लोग इस पानी को खराब करते हैं, तो सिर्फ हम मनुष्य की हानि नहीं होती, इतने सारे लोगों की दुनिया हम लोग बर्बाद करते हैं। क्योंकि पानी घर है, पानी दुनिया है कितने सारे जीव, पानी ऑक्सीजन है। देखो आप, हम हमारा जो मनुष्य प्राणी है उसको ऑक्सीजन लगता है, वैसे हर हर चीज को, हर प्राणी को, वनस्पति को ऑक्सीजन लगता है। अब इस प्राणियों को, अभी हमें इधर हवा है कुदरत ने तैयार की हुई, उस हवा में 21% ऑक्सीजन है, और उस ऑक्सीजन से हम लोग जिंदा रह रहे हैं, हम लोग हमारी लाइफ आगे लेके जा रहे हैं। वैसे ही पानी में भी ऑक्सीजन होता है, पानी में भी घुला हुआ ऑक्सीजन होता है, जिसकी वजह से ये सारी मछलियां, अंदर के जो कुछ जीव है उसके ऊपर जीते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से इस पानी को बर्बाद कर रहे हैं कि ऑक्सीजन ही उनको नहीं मिलता। और ये ये पूरी तरह से उनकी जिंदगी नहीं जी पा रहा है। और पूरी सिस्टम देखो, दुनिया में अगर सबसे बड़ा पर्यावरण कोई है तो वो है पानी, ये समंदर। इसमें इतने सारे सूक्ष्म जीव है। सोचिए कि अगर 29% जमीन है और 71% अगर पानी है, तो मैक्सिमम जीव, मैक्सिमम पर्यावरण जिसके बारे में मनुष्य को पता भी नहीं, ऐसे सब कुछ है। और ये पूरी उनकी दुनिया जो है वो हम लोग खराब कर रहे हैं इस पानी की वजह से, इस पोल्यूशन की वजह से। अगर मैं प्रदूषण की बात करूं तो 3 बेसिक प्रदूषण है, जिसमें सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट है पानी का प्रदूषण। दूसरा प्रदूषण है इस जमीन का प्रदूषण, धरती का प्रदूषण। और तीसरा है हवा का प्रदूषण। वैसे तो पानी के प्रदूषण के कई सारे वर्गीकरण किए जा सकते हैं, कैसे कई क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ समझने के लिए हम दो दो जो दो चीजों में इसको बांटेंगे। एक तो है सरफेस वाटर पोल्यूशन और दूसरा है ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। अभी सरफेस वाटर यानी क्या? सरफेस वाटर यानी पृथ्वी के ऊपर, पृष्ठ भूभाग के ऊपर जो हमें पानी दिखाई देता है, वो पानी। तो उसमें क्या आएगा? उसमें आएंगे तालाब, उसमें आएंगे नदियां, उसमें आएगा समंदर, जो भी हमें दिखाई देता है, जो धरती के उस पृष्ठभाग के ऊपर छाया हुआ है, उसको सभी को हम लोग कहेंगे सरफेस वाटर। और ग्राउंड वाटर यानी वो वाटर जो जमीन के नीचे, जमीन के नीचे, जमीन के जो कुछ भू रचना है, उस भू रचना में जहां जहां दरारें हैं, जहां जहां जगह है, वहां पानी मिलता है। और उस पानी को हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? तो हम लोग बोरवेल का उपयोग करते हैं, कुएं का उपयोग करते हैं। तो जो कुएं में, बोरवेल में आपको मिलता है, वो है ग्राउंड वाटर। तो सबसे पहले जानेंगे इस सरफेस वाटर के पोल्यूशन के बारे में। सरफेस वाटर पोल्यूशन यानी सबसे ज्यादा पोल्यूशन, सबसे ज्यादा हानि जिसकी वजह से हो रही, वो ये पोल्यूशन है। सबसे ज्यादा नुकसान पूरी दुनिया का सरफेस वाटर पोल्यूशन से हो रहा है, जिसमें ये तालाब, नदियां, समंदर, ये सब कुछ आते हैं। और इसके सोर्सेस क्या कारण है? तो नंबर 1 कारण है इंडस्ट्रियल वेस्ट। अभी मैंने कहा कि हर कोई इंडस्ट्री, कोई भी आप व्यापार करो, कोई भी मैन्युफैक्चर, कुछ भी करो, पानी कंपलसरी है। तो इस पानी को, एक तो आप कुछ चीज अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो वो पानी को आप इस्तेमाल करते हैं, जिसको कहते हैं फ्रेश वाटर। और पानी पूरा उपयोग करने के बाद उसको जो आप निकाल देते हो, उसको कहते हैं वेस्ट वाटर, खराब किया हुआ पानी। तो पूरी दुनिया में हर जगह ये कानून है कि आपको जो भी आपने खराब पानी जो बनाया है, दूषित पानी जो बनाया है, उस दूषित पानी के ऊपर आपको प्रक्रिया करनी है। आपको इस तरह से प्रक्रिया करनी होगी कि आपको उसको मैक्सिमम पानी आपको फिर से आप यूटिलाइज कर सकते हैं, और ये पानी का चक्र उसको बना के रख सकते हैं। नहीं तो कम से कम अगर आप पूरी तरह से उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो जो भी खराबियां उसमें है, जो भी दोष उसमें है, उसको आपको इस तरह से मैनेज करना पड़ेगा कि जब भी वो किधर जाए तो किसी भी चीज को खराब ना करे, उस पर प्रक्रिया करनी होगी। उसे कहते हैं हम लोग एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। दोस्तों, जैसे हम लोग एसटीपी आपने सुना होगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट,
वैसे ही ये जो पानी, ये जो खराब पानी इंडस्ट्री से निकलता है, इसको कहते हैं एफ्लुएंट। ये एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यानी ईटीपी, ये कंपलसरी है। कोई भी इंडस्ट्री कहीं भी, आप कोई किसी भी राज्य में हो, हर राज्य की अपने आप एक आर्थिक विकास महामंडल है। ओके, एमआईडीसी, जीआईडीसी, केआईडीसी जैसे वो बोलते हैं। तो आपके तो हर जगह पे ये कंपलसरी है। और ये देखने के लिए कि ये बराबर काम नहीं करे, इसके लिए पूरी बड़ी एक सिस्टम है, जो आपके स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उनके ऑफिसर्स है, वो आके देखते कि हो रहा है क्या नहीं। लेकिन ये बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये आप देखेंगे कि ये जो नदी है, ये प्रॉपर ठाणे के बहुत बड़े शहर में बीचों बीच ये नदी है। और कई सारे शहर, हर शहर में अगर आप देखोगे दुनिया के, तो कोई ना कोई पानी का सोर्स है। भोपाल जैसे शहर में बहुत बड़ा तालाब है, नदियां है, सभी जगह है। और आप देखोगे कि तो आपको ये नदियां ऐसी आजकल दिखाई देगी। अगर किसी नदी का कलर आपको ऐसे दिखाई देगा तो समझ लेना कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। कितने सालों से वह, आई मीन ऑलमोस्ट हर साल की कई तो बार, कितनी बार उस कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका उस क्षेत्र में, उस नदी में इस तरह से वो लाल नदी बन जाती है, वो नीली नदी। ये हुआ लोनाल, लेकिन कई कई जगह पे आपको ऐसी नीली नदी भी दिखेगी। कई जगह पे आपको ब्लैक, पूरी तरह से काली ऐसी नदी दिखेगी, और कहीं आपको ऐसा झाग दिखेगा। ये सब कुछ हो रहा है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से। यमुना इतनी बड़ी हमारी पवित्र नदी है, गंगा के बाद यमुना का स्थान है। और हमारी ऐसी परंपरा है कि हम इस नदियों को देवी के स्वरूप या हमारे माँ के स्वरूप देखते हैं। लेकिन देखिए किस तरह से आज यमुना का हाल है। ये जो झाग आपको दिखाई दे रहा है, ये झाग सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से। ये पूरा तेल बील सब कुछ विदाउट एनी ट्रीटमेंट, कुछ भी ना करते हुए उसको आज पानी में ऐसे ही डाल दिया जा रहा है, तालाब हो, नदी हो, उसमें। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, जो भारत के लिए नंबर 1 कारण है, दुनिया में नंबर 2 पे रहेगा लेकिन भारत में नंबर 1 कारण है, वो है सीवेज एंड स्लज। सीवेज यानी क्या? तो दोस्तों, ये शौचालय का जो पानी आता है उसको कहते हैं सीवेज। ये सीवेज पे 99% पानी होता है और 1% सॉलिड होते हैं। ये जो पानी है, ये पानी हमारे देश में नंबर 1 कारण है कि जिसकी वजह से ये सभी पानी, नदियां, समुद्र दूषित हो रहा है। आपको शायद ये सुन के ताज्जुब होगा, हमारे यहाँ हर दिन लगभग 40,000 MLD इतना सीवेज पानी का, इस शौचालय के पानी का निर्माण होता है। इतने सारे लोग हैं, इतनी आबादी है, तो जाहिर है इतना पानी तैयार होगा, इतना वेस्ट वाटर जनरेट होगा। 40,000 MLD, ऑलमोस्ट 40,000 यानी 39,000 ऐसा कुछ है, लेकिन 40,000 MLD पानी हर दिन तैयार होता है, हर दिन वेस्ट वाटर तैयार होता है। लेकिन इसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास जो प्लांट है ना, आपके यहाँ नगर निगम में, म्यूनिसिपालिटी में, जो भी नगर पालिका, जो भी स्थानीय स्वराज्य संस्था है, बड़ी बड़ी महानगर पालिका है, म्यूनिसिपालिटीज है, वो जो भी ट्रीटमेंट के प्लांट्स लगाती है, वो ट्रीट करती है सिर्फ 25%, यानी सिर्फ 10,000 से लेके 11,000 MLD इतना जो टॉयलेट का पानी आ रहा है ना, उसके ऊपर काम करने वाली प्रक्रिया केंद्र ही हमारे पास है। 75%, 75% ये जो शौचालय का पानी है, वो वैसे की वैसे आज हमारे नदियों में, हमारे तालाब में, हमारे समुद्र में जा, वैसे की वैसे। कोई ट्रीटमेंट नहीं। सोचो आप किस तरह का पॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। और ये जो बाकी के बचे हुए 25% है ना, उसकी देखिए परिस्थिति क्या है। आप अगर ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट में जाओगे ना, तो मैक्सिमम प्लांट्स तो आउटडेटेड है, कुछ नहीं हो रहा है उसमें। उससे दिखाने के लिए ऐसे प्लांट्स वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं, लेकिन उसमें जो ट्रीटमेंट होनी चाहिए, जो रिसाइकलिंग होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। आपको सुन के ताजुब होगा, लेकिन बॉम्बे, अभी मुंबई तो सबसे हम लोग बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियल कैपिटल है, भारत की आर्थिक राजधानी है, अमीर अमीर लोग यहाँ रहते हैं, सब कुछ है। तो वहां भी कोई भी ऐसा एक भी एचटीपी प्लांट नहीं है, एक भी। हमारे देश में मुंबई शहर में एक भी ऐसे एचटीपी प्लांट नहीं है जो इस एचटीपी के, इस प्लांट की जो गाइडलाइन है ना, उसको पूरी तरह से फॉलो करता है, ऐसा एनजीटी ने कहा है। एनजीटी है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित लवाद, जो इस पोल्यूशन के ऊपर नियंत्रण रखती है, कायदे कानून बनाती है, और वो कोर्ट है जो काम करते हैं। उन्होंने कहा है कि मुंबई में भी ऐसे एक भी प्लांट नहीं है कि जो हमने दी है जो गाइडलाइंस है
उसके ऊपर काम कर रहा है। तो सोचिए मुंबई में अगर ये हाल है तो बाकी के शहर को तो हम लोग सोच भी नहीं सकते। और बाकी के ये सभी लोग ये क्या करते हैं कि डायरेक्टली ड्रेन, यानी आपके सोसाइटी से, आपके यहाँ से, आप जहाँ आपकी जो बस्ती है वहां से जो निकलते हैं ना, टॉयलेट आप जाते हैं लेकिन टॉयलेट के जो ड्रेन निकलते हैं वो डायरेक्टली डाल देते हैं। आप डायरेक्टली रिवर में डाल देते हैं, तालाब में डाल देते हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मुंबई के आजू बाजू दो ऐसे बड़े शहर है, ठाणे और पनवेल, कि जो सिर्फ तालाब के शहर करके उनका नाम है, बहुत सालों से, हजारों सालों से। बहुत बड़े बड़े तालाब है, सिर्फ तालाब ही तालाब है उसमें। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि एक तालाब ऐसे नहीं कि जहां आप स्विम कर सकते हो, एक तालाब ऐसे नहीं है कि जिसका पानी का उपयोग आप कर सकते, कि जिसमें अच्छे वो क्लीन है। इतने बड़े शहरों में भी लोग आजू बाजू की सोसाइटीज डायरेक्ट उसमें, वो ड्रेन है उस बिल्डिंग से जो निकलता गंदा पानी है वो डायरेक्टली उसमें डालते हैं। कितनी कितनी गलत, कितनी अस्वस्थ करने वाली चीज है। यहां तक कि आपको ये सुन के ताज्जुब हो कि लोग बिल्कुल भी सोचते नहीं इसके बारे में। यानी अगर आप सोसाइटी में रहते हो, आपकी बिल्डिंग है या आप जहाँ बस्ती है आपकी, तो कम से कम वो जो तालाब, वो जो पानी है, उसकी एक व्यवस्था है, उसको जरा उसके ऊपर काम करें। लेकिन वैसे नहीं करते, डायरेक्टली डाल देते हैं। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि ये जो देख रहे हैं आप, मुंबई में एक बहुत, मुंबई शहर में बीचों बीच एक बहुत खूबसूरत ऐसा तालाब है जिसको पवई बोलते हैं, पवई तालाब, पवई लेक। और आजू बाजू भी बहुत हाईफाई एरिया है, बहुत अच्छे लोग वहां रहते हैं। ये उसका पिक्चर है एक्चुअली, पवई का, ये पवई लेक देख रहे हैं आप। लेकिन आपको भी सुन के ताज्जुब होगी कि यहां भी सोसाइटीज ऐसी है कुछ जो डायरेक्टली ड्रेन उस पवई में डाल रही है। कुछ ऐसा एरिया है, इलाका है कि जहां लोग ऐसे रहते हैं तो ऐसे ही डाल देते हैं विदाउट एनी ट्रीटमेंट, कुछ लेना देना नहीं। इतने खूबसूरत तालाब को मुंबई के बीचों बीच अगर खराब हो रहा है तो बाकी का क्या बोले हम। दूसरा जो है, तीसरा इंपॉर्टेंट कारण ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो है मरीन डंपिंग। मरीन डंपिंग यानी क्या? ये जो समुद्र कुदरत ने हमें दिया है, हम 71%, पूरी दुनिया समझती है कि ये डंपिंग ग्राउंड है। पूरी दुनिया समझती है कि समुद्र में कुछ भी डालो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये बड़ी बड़ी म्युनिसिपालिटी, महानगर, नगर पालिका, महानगर पालिका है, वो भी समझते कि चलो जो कचरा पूरे पूरे जो हमारे गांव का, जो हमारे शहर का पूरे इतना कचरा आएगा ना, जो पानी में आएगा, जो ऐसा सॉलिड वेस्ट आएगा, सब डालो इस समुद्र में। क्या है, समुद्र में सबसे ज्यादा जीव रहते हैं। कौन है आप? आपके से, आपसे बहुत ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा जीव वहां रहते हैं। इस तरह से इस समुद्र में डंपिंग की जाती है कि आप सोच नहीं सकते किस चीज की जाती है, ये भी आप सोच नहीं सकते। जो भी वेस्ट, आई मीन सिर्फ वेस्ट वाटर नहीं, कोई भी वेस्ट हो, इस सॉलिड वेस्ट हो, लिक्विड वेस्ट हो, कोई भी वेस्ट, हाजार्डस वेस्ट हो, पूरा समुद्र में सिर्फ डंप किया जाता है। दोस्तों, मुंबई में अगर आप जाओगे तो मुंबई में बाकी जगहों पे भी ऐसा होगा कि ऐसी वो क्यों आती है? क्योंकि 150-200 साल पहले अंग्रेजों ने एक बड़े बड़े ड्रेन, गटर बनाए थे जो समुद्र में जाके वो वहां का पानी को वो जो है वो डाल देते थे। अभी 150-200 साल पहले, आज भी वैसे चल रहा है। आज भी किसी भी बीच पे अगर आप जाओगे तो आपको टिपिकल स्मेल आएगी जो पता चलेगी वो गटर की पानी की है। तो ये बड़े बड़े महानगरों का हाल है। और फिर एक बार ऐसे हुआ कि तूफान आया था, तौकते तूफान, तो उस समुद्र ने सब कुछ जो कचरा हम लोग डालते हैं वो कचरा पूरी तरह से बाहर गया। पूरी तरह से नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, लेकिन इतना कचरा बाहर आता है एक तूफान में। और वो अगर कचरा अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि समुद्र में पानी में क्या क्या डालते हैं लोग। इतना कुछ, यानी आप कुछ भी ये थर्माकोल से लेके, प्लास्टिक से लेके, रबर से लेके, जो चीज आप सोच सकते हो वो पूरी आपको इस कचरे में दिखाई देगी। और ये कचरा क्या है? तो ये कचरा सब पेट्रोकेमिकल्स है, ऑर्गेनिक कुछ नहीं। ऑर्गेनिक तो रहता ही नहीं। देखो एक बात समझिए, ये जो ऑर्गेनिक कचरा अगर आप तैयार करते हैं ना, अगर आपने केले का छिलका है या कोई भी ऐसी चीज जो ऑर्गेनिक है वो डालोगे ना आप, तो पूरे ब्रह्मांड, ये नेचर में, प्रकृति में एक व्यवस्था है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है जो इस चीज को पूरी तरह से डिग्रेड करते हैं। और वो डिग्रेड करने के बाद उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, चीजें होती है, वो फिर से उसकी रिसाइकलिंग में चले जाते हैं। तो पूरे कुदरत की ऐसी एक व्यवस्था है कि आप डालो कुछ ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक वो उसके पास
सब कुछ बना हुआ है, मैकेनिज्म है, वो उससे उसको निकाल देता है और स्वच्छ कर देता है। ये पेट्रोकेमिकल के प्रोडक्ट है ना, ये रबर, ये प्लास्टिक, ये सब कुछ हजारों सालों तक कुछ नहीं होता, कुछ डिकम्पोज नहीं होता, कुछ नहीं हो सकता। और आज की तारीख में जो कुछ हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पूरा पेट्रोकेमिकल है ना। कुछ भी सोचिए आप, जैसे हम लोग कपड़े देखे, चप्पल देखे, जूते, जो जो आज आप सोचोगे ना पूरा बना हुआ इस पेट्रोकेमिकल की वजह से, जिसको डिकम्पोज होने के लिए 100 साल लग सकते 200 500 साल लग सकते। और हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कुछ उठा के इसमें डाल रहे हैं, और ये बहुत बड़ा पाप हम लोग कर रहे हैं। तीसरा जो आगे का है रीजन, वो है ऑयल लीक्स। ऑयल लीक्स यानी क्या, ये जो क्रूड ऑयल की हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये क्रूड ऑयल जिसे ऑफकोर्स ये अभी पेट्रोकेमिकल भी से कोई चीजें वहां से आती है, ये क्रूड ऑयल जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रहे हैं और हमारा मिशन है कि इसको पूरी तरह से बंद कर दे। ये क्रूड ऑयल एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरी जगह जब जाता है ना, तब इस बड़े बड़े जहाजों में जाता है, और न जाने कितने सारे जहाजों से ये तेल नीचे समुद्र में जाता है, और इतनी बड़ी मात्रा में जाता है। कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं इस ऑयल एंड गैस के जो प्रॉपर समुद्र में है, उससे भी ऑयल लीक होते हैं। और इसका अगर आप देखोगे तो लगभग आज की तारीख में ऐसे कहा जाता है, ये रिपोर्ट है, 300 से 700 बैरल पर डे, इतना तो ऐसे हर दिन 300 से 700 बैरल जाते हैं ये जो कंपनियां काम करती हैं। लेकिन ये जो आंकड़े वो बता रहे हैं ये बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत ही कम। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा आपने कितना पानी डाला अंदर? नहीं पता चलेगा ना। एक्चुअली वो क्लेम करते हैं ना कि हमारे यहां से इतना सब तेल समुद्र में गिरा, तो उससे 100 से 500 गुना तक इतना तेल आज समुद्र में जाता है, हर दिन जा रहा है। ये क्रूड ऑयल की हम लोग बात कर रहे हैं, क्रूड ऑयल को पता नहीं कि कहां कहां नुकसान कर रहा है, और ये जब जाता है ना, ये पूरी तरह से उस इकोसिस्टम को बर्बाद करके रखता है। दोस्तों, हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में आग लगी, ऑस्ट्रेलिया में आग, उसके ऊपर एक पिक्चर भी, मूवी भी निकली अमेजोन के ऊपर, बर्निंग। आप देखिए, आपको पता चलेगा, आपको लगेगा कि क्या कर रहे हैं हम लोग। वहां 5 करोड़ जो जानवर थे वो मर गए, 5 करोड़। लेकिन समुद्र के बारे में वो तो सामने से दिखा, हमें दिखाई कि आग लगी और आग में इतने सारे लोग या इतने सारे जो जानवर है वो मरे, इतना नुकसान हुआ। पानी का क्या, समुद्र में इतना जहाज जाती है, सब तेल आता है, कोई रिपोर्ट करता है नहीं करता है, लेकिन उसकी वजह से ये जो जिनकी दुनिया वो पानी है, उनका क्या होता रहेगा, और कितना आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एग्रीकल्चर नेक्स्ट, जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन जिससे होता है ना, वो है एग्रीकल्चर, कृषि। क्यों? क्योंकि आज कृषि में क्या करते हैं हम लोग, केमिकल की फार्मिंग करते हैं। कृषि में क्या करते हैं, तो कैंसर की फार्मिंग करते हैं। ये जो कैंसर वेंसर हो रहा है, मैडम ने जो बताया, ये सभी इसीलिए हो रहा है कि हम लोग ये जो पौधों में जो देना चाहिए ऑर्गेनिक, उसको ना देते हुए केमिकल डालते हैं। यहां तक कि हमारे जो बीज है ना, बीज आज की तारीख में बीज भी जेनेटिकली मॉडिफाइड, उसमें भी केमिकल डाल के आप उसको उगा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको मिलना चाहिए इनकम, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर डालते हो, उसमें केमिकल इंसेक्टिसाइड्स डालते हो, पेस्टिसाइड्स डालते हो, इतना सब कुछ डालते हो। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना कृषि, ये सब केमिकल से बना हुआ ये फील्ड है, पूरा केमिकल छाया हुआ है इस खेतों में। और हर जगह ये जाओगे ना, पूरा वो जब पूरा केमिकल से बना हुआ वो खेत है, वो फैक्ट्री है। और फिर उससे क्या होता है, जब भी बारिश गिरती है, तब बारिश अपने साथ पूरे जो केमिकल्स हम लोगों ने बिछाए हुए हैं उसको लेके वो समुद्र में जाती है, नदियों में जाती है, तालाब में जाती है। और यह यहां से फिर शुरू होता है ये कैंसर का सफर। क्योंकि जो चीजें जो पेस्टिसाइड, जो इंसेक्टिसाइड आप डालते हो उसमें, दे आर नॉन कार्सिनोजेंस। कैंसर किसकी वजह से होता है, अगर आप इसका सवाल पूछोगे कौन से केमिकल से होता है, तो एक्चुअली वो केमिकल जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है रेडियो एक्टिव। जैसा मैंने कहा कि रेडियो एक्टिव चीज है जो समुद्र को सब लोग बोलते हैं कि डंपिंग ग्राउंड, तो और रेडियो एक्टिव यानी न्यूक्लियर एनर्जी जिससे निकलती है, न्यूक्लियर बॉम्ब जिससे बनता है, वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उनका रहते हैं। उनका सिर्फ बॉम्ब या एनर्जी में नहीं, तो कई सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है उसमें उसका उपयोग होता है। यानी इंडस्ट्रियल, मेडिकल, साइंटिफिक प्रोसेस में उसको
उसका इस्तेमाल हो जाता है रेडियो एक्टिव। और ये रेडियो एक्टिव कई हजारों सालों तक, सैकड़ों सालों तक वो उनका विघटन चलता रहता है और आजू बाजू इतना नुकसान कर सकते हो कि उसके रेडिएशन की वजह से ये जीव जिंदा नहीं रह पाते। और ये क्या है, आज की तारीख में जो भी इनका जो इस्तेमाल हो रहा है ना, वो ये जो उनकी फैक्ट्रियां होती है उनको बहुत बड़ी क्वांटिटी में पानी लगता है, क्योंकि उनके रिएक्टर्स ठंडा करने के लिए और बाकी की जो चीज वेस्ट निकलती है उसको डालने के लिए, पूरा वेस्ट यहां से जो निकलता है ना वो पानी में जाता है। चाहे वो ऊर्जा के लिए कुछ प्लांट हो, न्यूक्लियर प्लांट हो, या ये जहां जहां रेडियो एक्टिव का वेस्ट तैयार होता है इंडस्ट्री में, वो उठाते हैं और डंप कर देते हैं पानी में। तो ये थे कई प्रकार जिसके वजह से आज सरफेस पानी खराब हो रहा है। और वैसे ही ग्राउंड वाटर कैसे पोल्यूशन होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ग्राउंड वाटर यानी समझिए कि जमीन के अंदर का पानी, वो पानी जो नीचे जहां जहां दरारें होती है जमीन में, जहां जहां जगह मिलती है वहां जाके पानी अपने आप बैठता है, तो उसको कहते हैं हम लोग ग्राउंड वाटर। और इस ग्राउंड वाटर में दो चीजें हमको समझनी पड़ेगी, एक तो पोल्यूशन और दूसरा कंटामिनेशन। हमने देखा पोल्यूशन यानी क्या, कि एक बार उसमें वो चीज आ गई तो आप उसका कहीं इस्तेमाल ही नहीं, किसी का कोई लायक ही नहीं छोड़ते, इस तरह से उसको बर्बाद करना यानी पोल्यूशन है। लेकिन कंटामिनेशन यानी ऐसा होता है कि उसमें कोई जो नहीं चाहिए ऐसी चीज उसमें होती है, लेकिन फिर भी उसका उपयोग होता है, उसको कहते हैं कंटामिनेशन। ग्राउंड वाटर में मैक्सिमम कंटामिनेशन होता है। नंबर 1 जो कुछ है सबसे ज्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड जिससे कंटामिनेशन हो रहा है वो है आर्सेनिक और फ्लोराइड। ये केमिकल्स ऐसे हैं कि जिससे कई सारी बीमारियां आज की तारीख में लोगों को होती है। अगर आपके पानी में, पीने के पानी में अगर ये है और आप इसको पीते हैं तो बहुत सारी बीमारियां होती है, स्किन डिसीजेस, डायरिया वगैरह से लेके कैंसर तक होती है। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ये जो प्रभावित क्षेत्र है जहां ये पॉल्यूशन हो रहा है वो भारत है। इसमें से जो आर्सेनिक है वो तो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ज्यादा दिन तक अगर आपने इसको पिया तो ये कैंसर तक हमें 100% चला जाता है। और इसका कारण है माइनिंग। ये जो खदानें होती है, ये खदानों से ये आर्सेनिक निकलता है, ये पानी निकलता है और वो पानी में अंदर जाता है। ग्राउंड वाटर में कहां से आता है आर्सेनिक, तो इससे आता है। तो हमारे देश में भी बेल्ट की जहां ये आर्सेनिक की बीमारी बहुत ज्यादा है, वो कहाँ है, तो वो जगह जहां ये खदानें ज्यादा है, यानी मध्य भारत और उत्तर भारत में। वैसे ही फ्लोरोसिस, ये फ्लोराइड जो होता है वो फ्लोरोसिस तैयार करता है। अभी फ्लोरोसिस हमने सुना होगा कि फ्लोरोसिस, दांत के डॉक्टर ने आपको कहा कि आपको फ्लोराइड की कमतरता है या जो भी है, आपको फ्लोरोसिस हो सकता है। लेकिन फ्लोरोसिस पूरे बदन पे, जब आप डेवलपमेंट की आपकी एज होती है, अगर वो तब लिया तो इस तरह से जो बोन फॉर्मेशन, बोन डेवलपमेंट होता है वो हो नहीं पाता। और आप देखेंगे तो कई गांव में बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे दिखाई देंगे, क्योंकि वहां उस गांव में जो कुएं का इस्तेमाल हम करते हैं या वो लोग करते हैं, जो बोरवेल का इस्तेमाल करते हैं, उस पानी में बहुत ज्यादा ये आर्सेनिक और फ्लोराइड होता है। तो वो गांव के गांव इस तरह से अफेक्ट होते हैं। दूसरा जो चीज है, जो कंटामिनेंट है, वो है पैथोजेंस। पैथोजेंस यानी क्या, वो सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी इसमें बैक्टीरिया है, वायरस है, सूक्ष्म जीव है, जंतु है, जिससे बीमारी फैलती है। और ये बहुत बड़ी मात्रा में हमारे देश में, मैंने कहा ना कि सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है टॉयलेट के इस पानी से। और ये जो टॉयलेट का पानी है, ये जो सैनिटेशन है, इससे, और सिर्फ मनुष्य ही नहीं, बाकी के जो जानवर है ना, जो गोबर की बात करते हैं या बाकी किसी भी जानवर की बात, इसमें सभी उस टॉयलेट में, मनुष्य से लेकर जानवर के टॉयलेट में, ये सभी पैथोजेंस होते हैं। ये सभी बीमारियां तैयार करने वाले कीटाणु होते हैं। और इस कीटाणु की वजह से टाइफाइड, कॉलरा, डायरिया, ऐसी ऐसी बीमारियां होती है। ये कोई से, जैसे आपने कोरोना का अभी सुना, देखा, वो सबको मालूम है कोरोना का कैसे दिखता है, वो वायरस, कोरोना का वायरस, वैसे ही वो बीमारी तैयार करने वाली, ये एकदम टिपिकल है। पानी का जब कोई भी एग्जामिनेशन होता है ना, तो वो देखते हैं कि ये है कि नहीं, और बहुत बड़ी मात्रा में ये होता है। इसको एक्चुअली 20 के कम होना चाहिए पर 100 ml, लेकिन भारत की जैसी परिस्थिति है वो 100 के कम, और एक नंबर है, ऐसा समझिए कि एक ऑर्गेनिज्म, एक बैक्टीरिया जो 100 बहुत, यानी बहुत ज्यादा हो गए, उसके कम तो होना ही चाहिए अगर आपको पानी पीना। यमुना में वो 500 के आगे है, तो आप सोच सकते हैं कि पोल्यूशन क्या है।
और इसीलिए 80% जो पेशेंट आज हमारे हॉस्पिटल में है ना, 80%, यानी उसमें कोरोना लीजिए, कैंसर लीजिए, सब कुछ लीजिए, उसमें से 80% पेशेंट सिर्फ पीने की पानी की जो बीमारी है उसके वजह से एडमिट होते हैं। तीसरा है नाइट्रेट्स। दोस्तों नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन नॉर्मली बहुत बड़ी मात्रा में पूरे इस पर्यावरण में, हमारे हवा में भी 78% नाइट्रोजन, और जो टॉयलेट्स है, जो मनुष्य है या बाकी के प्राणी है, उसमें भी ये होता है, हमारे फर्टिलाइजर में भी नाइट्रोट होता है। बहुत बड़ी तादाद में अगर ये पानी में चला गया तो इसकी वजह से क्या होता है, यूट्रोफिकेशन, यानी अगर अंदर की पानी में अगर ये चला गया, ग्राउंड वाटर में चला गया, तालाब में ये आते हैं, और तालाब में आने के बाद फिर क्या होता है कि कोई ऐसी चीज, एक ही वनस्पति बहुत बड़ी मात्रा में फैल जाती है। आपने कई सारे तालाब ऐसे देखे होंगे कि उस तालाब के ऊपर ऐसी ग्रीन चादर छाई हुई है, और ग्रीन चादर किसकी होती है, अलगे की होती है। और ग्रीन चादर किसकी हो सकती है, तो जलकुंभी की हो सकती है। ये हो रहा है क्योंकि उसमें जो चीज नहीं जानी चाहिए वो जा रही है, नाइट्रेट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड, कई सारे ऐसे कंपाउंड है जो इंडस्ट्रीज में तैयार होते हैं, वो डायरेक्टली हमारे पानी में जाते हैं। उसमें से एक है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी VOC। जहां जहां एयर पोल्यूशन, प्लास्टिक, पेंट, ये जो पेट्रोकेमिकल की बनाने की फैक्ट्री है ना, उससे ये निकलता है और ग्राउंड वाटर में आज की तारीख में जा रहा है। दूसरा है PAH, यानी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये भी जहां जहां ये पेट्रोकेमिकल्स से ही निकलता है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन उससे निकलता है, और वो आज हमारे पानी में जा रहा है। और ये दोनों चीज जो हमने देखी, 100% कैंसर का निर्माण करती है। मेटल्स, कई सारे मेटल्स आज की तारीख में हमें पानी में मिलते हैं, ये लीड, कॉपर, मर्क्यूरी, आर्सेनिक, कैडमियम। आप हर चीज के बारे में मैं आपको एक लेक्चर दे सकता हूं, एक सेशन हो सकता है। लीड पॉइजनिंग इन इंडिया, कॉपर, अभी ये सबकी पॉइजनिंग, इसकी ये इतनी खतरनाक अपने पूरे हेल्थ सिस्टम के ऊपर होती है, बदन के ऊपर होती है। कहां से आते हैं ये सब मेटल्स? उसमें देखो, एक बात तो हमें समझना पड़ेगा कि जमीन के अंदर ये मेटल्स नॉर्मली होते हैं। जमीन में मेटल थोड़े थोड़े होते हैं, अपने हिसाब से होते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि अगर आपके पास कुआं है, बोरवेल है, इतने सारे कुएं बनाते हैं, इतने सारे आप बोरवेल बनाते हैं कि निकलते तो नॉर्मल पानी तो निकलता है, लेकिन उसके बाद जो पानी आता है ना, उसमें सिर्फ ये ज्यादा हेवी मेटल्स होते हैं, आजू बाजू की जो चीजें नहीं होनी चाहिए वो होते हैं, और इसीलिए इस मेटल्स हमारे पानी में बढ़ रहे हैं। फार्मास्यूटिकल, आजकल तो दवाई भी इतनी बढ़ रही है, दवाई का हॉस्पिटल वगैरह भी इस तरह मैनेज करते हैं। क्या करते हैं, तो गड्ढा करते हैं, उसमें डाल देते, कोई भी उनको लगा कि हजार्डस वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट है, तो क्या करते हैं, तो ऐसा डाल देते हैं, और फिर से सिप करके करके वो दवाई भी हमारे पानी में आज की तारीख में आ रही है। और इसके कारण क्या, तो एक कारण तो हमने देखा टॉयलेट के सिस्टम जिसकी वजह से हो रहा है। दूसरा ये देखा कि सीवेज के बहुत सारे ड्रेन जो अंडरग्राउंड होते हैं वो भी यहां से वहां से लीक होते हैं, वो भी जाते हैं। तीसरा अगर हमने देखा कि एग्रीकल्चर, यानी जो फर्टिलाइजर, जो पेस्टिसाइड हम लोग कर रहे हैं उसकी वजह से सब पानी में जा रहा है। कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल लीक्स, ये कमर्शियल इंडस्ट्रीज में आप देखोगे तो कई सारे केमिकल्स या फ्यूएल्स, ईंधन या बाकी की चीजों के लिए ना एक पाइपलाइन होती है। बहुत बार तो ये पाइपलाइन जमीन के अंदर होती है, और ये पाइपलाइन फुटती है, ये पाइपलाइन का मेंटेनेंस नहीं बराबर होता, और जिसकी वजह से ये पूरे जो केमिकल्स है, कैंसर तैयार करने वाले केमिकल्स, बहुत बार ये हमारे पानी में, ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं। ओवर पंपिंग, और जैसा मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ओवर पंपिंग है, जो ज्यादा हम लोग रिचार्ज नहीं करते, यानी हम लोग डालना चाहिए पानी, रिचार्ज करना चाहिए, वो नहीं करते, सिर्फ निकालते रहते हैं, और इसलिए फिर वो पानी के साथ ये सब कुछ निकल रहा है। तो कैसे मैनेजमेंट करते हैं आज की तारीख में? तो आज की तारीख में मैनेजमेंट करने में क्या करते हैं कि ये सरफेस वाटर का जो है ना, जहां भी ये जो म्यूनिसिपालिटी, महानगर पालिका वगैरह है, जो पोल्यूटेड पानी है उसको साफ करने के लिए उन्होंने ऐसे प्लांट बना के रखे हैं। लेकिन मैक्सिमम ये जो प्लांट है, सिर्फ पीने के पानी जो है ना, उसका शुद्धिकरण के लिए प्रॉपरली काम करता है, क्योंकि वहां जरा भी कुछ हुई बीमारी तो सामने नजर आती है, बाकी की चीजों में ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता। ये आज ये परिस्थिति है आज की। और ग्राउंड वाटर की बात करें, ग्राउंड वाटर के अंदर क्या है, आपके कुएं में क्या है, आपके बोरवेल में क्या है, उस पानी के लिए ऐसे कुछ फैंसी प्रोजेक्ट्स लगाते हैं
अब ये बाहर के जो कंपनियां हैं, यूरोप यूरोप यहाँ वहां, वो लगाते हैं। और हमारे यहाँ भी म्यूनिसिपालिटी जो है ना, वो उनके पास का जो फंड होता है ना, उस फंड का स्पेशल अलोकेशन होता है वाटर मैनेजमेंट के लिए, तो वो भी लगाते हैं। लेकिन इससे इतना फर्क, क्या ये सोल्यूशन है? तो नहीं, लेकिन करते हैं आज की तारीख में मैनेजमेंट, पॉइंट टू यूज ट्रीटमेंट। यानी भारत में कम दिखाई देता है, लेकिन जहां से ये पोल्यूशन हो रहा है उसको बंद करना, उसके ऊपर काम करना, ये भी मैनेजमेंट का एक भाग है। दूसरा, अबंडनमेंट। अगर आप बहुत कुआं बहुत देर तक बहुत ज्यादा आपने इस्तेमाल किया है, बहुत साल हो गए, तो एक तो बहुत ज्यादा कुएं नहीं होने चाहिए, ऐसा भी हम लोग को तो कोई देखता नहीं, ऐसे ही चलता है सब कुछ। लेकिन आइडियली ऐसे कुएं में कुछ कुछ साल के बाद उसको बंद रखना चाहिए। लेकिन आज का करंट स्टेटस मैं आपको बोलता हूँ दोस्तों, करंट स्टेटस ये है कि मैनेजमेंट की कोई चीज जैसे है ही नहीं। इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग तो इस तरह से काम रहे जैसे हमको जरा भी समझ में नहीं आते कि कैसे काम करना चाहिए। यानी 80% देखो, पानी कुदरत दे रही है, कुदरत ने पर्याप्त करके रखा है। जो पानी इस्तेमाल कर रहा है फ्रेश वाटर, और वो इस्तेमाल करने के बाद जो खराब हो रहा है वेस्ट वाटर, 80% पानी पूरी दुनिया में वो जा रहा है बाहर। कुछ उस पर प्रक्रिया विक्रिया के नाम की कोई चीज ही नहीं है, जैसे हमने देखा। लेकिन सबसे सबसे डेंजर बात यह है कि जो पानी आज जहां जा रहा है ना, उस पानी को भी खराब करता है ना। आप एक खराब पानी, एक तो आप इस्तेमाल कर रहे हो और उसको ऐसी जगह डाल रहे हो, तालाब में, नदियों में, समुन्द्र में, और वहां का जो पानी उसको भी खराब कर रहे हो। कहा कब तक ये चलेगा दोस्तों? आज की तारीख में ये जो पानी का मैंने बताया कि इतना पानी होने के बावजूद भी 700 में से 100 करोड़ लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं, 250 करोड़ लोगों को वो टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, क्योंकि वह पानी पर्याप्त इसमें अवेलेबल नहीं है। और इसीलिए पूरे साल में इतने लोग पानी की वजह से मरते हैं दुनिया में, जितने युद्ध में मर गए होंगे और जितने हिंसा में मारे जाते हैं ना, उनसे कई ज्यादा लोग सिर्फ पानी की वजह से मर रहे हैं आज। और अगर मैं देश की बात करूं, हमारे देश की, तो हमारे देश के भी हालत बहुत ही नाजुक है, बहुत ही चिंताजनक है। वो क्यों है? क्योंकि हम सीवेज, हमारा देश सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में, ये सब प्रक्रिया में, ये सब चीजों में बहुत बहुत पीछे है। सीवेज टॉयलेट का पानी हम हर जगह, चाहे वो छोटा सा कस्बा हो, गांव हो, वहां से लेके बड़े बड़े महानगरों तक ऐसे ही डाल रहे हैं। और सभी जगह समंदर नहीं है, आपको तो पता है, ये नदियां, तालाब, सब कुछ इसकी वजह से खराब हो रहा है। दूसरा, एग्रीकल्चर, जो भी खेती हम लोग कर रहे हैं ना, ये पूरे केमिकल कैंसर की खेती हो रही है। जैसे भी बारिश आती है, आज भी बारिश चालू है, ये सभी फिर ये सभी केमिकल्स लेके जाती है, और आज हो रहा है। इंडस्ट्रियल तो ऐसा देखे कि कोई सोचता भी नहीं, कोई देखता भी नहीं। इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी व्यवस्था, इतने कायदे कानून है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं। इसीलिए वही 80% जो हॉस्पिटल बेड है, वो सिर्फ और सिर्फ पानी की बीमारी की वजह से है। दोस्तों, हमारा देश, मैं आपको याद दिला दूं, सुजलाम सुफलाम 80% ऑफ द टाइम था। पूरी दुनिया में जब से संस्कृति का निर्माण हुआ है, सभ्यता का निर्माण हुआ है, तब से लेके अभी तक जितना भी पीरियड है ना, 80% हम लोग सुजलाम सुफलाम, सबसे बड़ी इकोनॉमी थी दुनिया की, 1/3 इकोनॉमी हम लोग चला रहे। क्यों? किसके भरोसे? तो इस नदियों की वजह से। ये नदियां है जिन्होंने हमारे देश को सुजलाम सुफलाम किया है। ये हिमालय से जो तैयार होती है, ये सभी नदियां अपने साथ जो अच्छी मिट्टी लेके आते हैं, वो अपने आजू बाजू प्रदेशों को इतना हरा भरा, इतना सुपीक, इतना फर्टाइल बनाते हैं कि जिसकी वजह से हम लोग हैं। और यही कारण है कि हर नदी को यहाँ देवी, यहाँ माता, यहाँ माँ करके बोला जाता है, क्योंकि इतना करती है वो। ये हर नदी, ये पूरी जो है ना सिस्टम, इसकी वजह से हम लोग है, इसके वजह से हमारा देश नंबर 1 देश है। और हम लोग ये पूरा भूल चुके हैं। यानी कुदरत ने इतना कुछ दिया है। अभी देखिए, ये हमारी सबसे बड़ी नदी है गंगा, गंगा मैया हम लोग उनको बोलते हैं। हमारी जो आबादी है ना पूरे देश की 130 करोड़ है। 130 करोड़ में से 50 करोड़ लोग, 40% लोग सिर्फ गंगा किनारे रहते हैं।
और ये गंगा 11 राज्यों में से निकलती है। और ये गंगा मैया करके हम लोग इतना, क्योंकि सिर्फ हमारी भावना है इसलिए नहीं, उसके लिए रीजन है ना। आपको पलाया बड़ा, इतना बड़ा किया, इतना समृद्ध किया, इसने किया, इसलिए उसको भी इतना पूछते हैं। लेकिन आज उसी परिस्थिति देखोगे तो क्या है, तो इसको इतनी बुरी तरह से हम लोगों ने पोल्यूट करके रखा है, इतनी बुरी तरह से उसको बर्बाद करके रखा है कि दुनिया में सबसे बड़ी नदियों में गंगा आता है, लेकिन आज की तारीख में सबसे बड़ी, सबसे प्रदूषित नदियों में गंगा का नाम ऊपर है। क्या आप सोच सकते हैं 600 किलोमीटर उसका अंतर, एक ऐसा एरिया है गंगा का कि जहां 1.5 जोन बन चुका है, यानी गंगा के पानी में कोई भी जीव आज की तारीख में जिंदा नहीं है, उसको कहते हैं 1.5 जोन। वो इतना बड़ा प्रदूषण हम लोग ने गंगा का किया है। और इसीलिए 2015 में सरकार ने नमामि गंगे या क्लीन अप गंगा करके प्रोजेक्ट लाया, और इसका पूरा फोकस यही था कि इस गंगा को, जो हमारी एक्चुअली माँ है, इसको साफ करना, इसका प्रदूषण निकाल देना। और इसमें बहुत, देखो जो मिशन निकला था ना, उसका बजट ही था 20,000 करोड़। आज की तारीख में खर्च हुए हैं लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा। लेकिन जिसका जो आउटपुट, जो रिपोर्ट होना चाहिए, जो आउटपुट होनी चाहिए, जो सफलता होनी चाहिए, उसके बारे में अगर आप देखोगे तो पिछले ही हफ्ते एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो सबसे बड़े चीफ है, उन्होंने कहा था कि जो होना चाहिए, जो आउटपुट आना चाहिए, वो नहीं हो रहा, क्योंकि लोग, ये एक सरकार का, किसी एक एजेंसी का काम नहीं, हमारा सबका काम है। आप सब, और जब तक हम लोग नहीं आते ना, तब तक ये काम होगा ही नहीं। दोस्तों, हमने सभी तरह के कायदे कानून बना के रखे, कब सभी तरह के कायदे कानून आप नहीं जानते, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सख्त ऐसे वाटर एक्ट है, स्ट्रिक्ट है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, यानी पानी का जो प्रदूषण है उसको प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना, प्रतिबंध करना। इसके लिए 1974 से एक्ट है। अगर आप कुछ भी, और कोई भी, अगर आप पोल्यूशन करोगे, कुछ करोगे, तो आपको सभी तरह की कानूनी कार्रवाई होगी, दंड होगा, जेल होगी, सब कुछ है उसमें। लेकिन क्या है, हो रहा है हमारे यहाँ हर स्टेट में, हर राज्य में एक स्टेट कंट्रोल बोर्ड, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। आपको तो पता है, अभी अब सभी लोग अपने प्रोजेक्ट्स के लिए इसकी परमिशन भी ले रहे हैं हम लोग। महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कर्नाटक का, सब कुछ। और ये भी, इनका भी काम है कि ये सभी जो कचरा जा रहा है, डंपिंग हो रहा है, इसको ऊपर ख्याल रखना, देखना इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, ये सब है। पूरी तरह से उनकी बहुत बड़ी व्यवस्था है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। बाद में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो अपने हिसाब से अलग अलग है कि वो सेंटर में रहते हैं, और उसका अलग ही इंडिपेंडेंटली काम बहुत बड़ी इसमें चलता है। उनका एक ही फोकस होता है कि कैसे इस प्रदूषण को प्रतिबंध करना। इसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है हमारे पास, यानी राष्ट्रीय हरित लवाद, जो सिर्फ इसको देखता है कि कैसे ये प्रदूषण ना बने। तो बनाने के लिए तो हमने इतने कायदे कानून किए हैं, इतने कायदे कानून, अगर आप पेपर पे देखोगे तो ऐसा सोचते कि आप थूक भी नहीं सकते जमीन के ऊपर, इतने कायदे कानून इतने हैं कि आप कुछ भी गलत चीज नहीं कर सकते। इतने कायदे, हर चीज के लिए, उसके लिए व्यवस्था की है, शिक्षा, दंड किया गया है। जो कचरे की बात करें तो कचरे का कायदा भी 2010 से एकदम स्ट्रांग ऐसा लीगल बना के रखा। लेकिन दोस्तों, क्या वो सही रास्ता है? क्या ये कायदे कानून से ये व्यवस्था बदल रही है, ये पोल्यूशन कम हो रहा है? तो ऐसा नहीं है। केस स्टडी में आपको बताता हूं कि एक्चुअली कौन सा सही रास्ता। 1969 में, 1960s में, दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये सब अमेरिका, यूरोप में बहुत बड़ी मात्रा में औद्योगिक क्रांति हुई, बहुत बड़े बड़े कारखाने चल रहे थे, फैक्ट्रियां चल रही थी। और ये सभी फैक्ट्रियां, जैसा अभी हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं, पूरा उनका जो वेस्ट का पानी, जो कचरा, तो वो नदियों में डालते थे। नदियां इतनी तरह से प्रदूषित हो रही थी कि नदियों में आग लगती थी, आग। हमने देखा कि कितने पेट्रोकेमिकल के प्रोडक्ट लगते हैं, तो जो आता है फैक्ट्री से बाहर, वो मैक्सिमम उसमें ऑयल होता है, और आग लगती है, और कई बार ऐसी आग लगी। तो वैसे ही एक बार 1969 में क्लीवलैंड, अमेरिका में जो प्लेस है, वहां कुयाहोगा नाम की एक नदी है, उसमें आग लगे, और वो बहुत भयंकर लगे। प्रशासन ने बहुत कुछ, जो कुछ उनसे बन पड़ा वो उन्होंने किया, जो कुछ होता है, कायदे कानून बनाए, बहुत कुछ हुआ। लेकिन उस चीज के बाद एक चीज की शुरुआत हुई, यानी वो एक चीज थी, मूवमेंट।
वो एक चीज थी आंदोलन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उस दिन हुई वो है आंदोलन की शुरुआत, लोगों की शुरुआत। लोगों ने सभी मिलके उस आंदोलन में भाग लिया, हिस्सा लिया। वहां के जो मेयर थे, जो महापौर थे जिसको हम लोग बोलते हैं, वो मेयर से लेके सभी जनता आ गई और उन्होंने कहा कि नहीं, अभी सरकार नहीं, हम लोग इसका ख्याल रखें, हम लोग देखेंगे कि कोई गलत काम नहीं कर रहा है। और इस तरह से ऐसा आंदोलन पूरी जगह ऐसा छिड़ गया, स्पेशली उस जगह में। तो आज की तारीख में अगर उस नदी को आप देखोगे तो ये वो नदी है दोस्तों। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी। एक बार ये होने के बाद पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में आज की तारीख में नदियां, अगर आपको लगेगा इसलिए साफ है कि वहां सरकारें बहुत सख्त कानून करती है, इसलिए साफ है कि सरकार बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है, तो बिल्कुल नहीं। आज की तारीख में यूरोप में, अमेरिका में, जापान में अगर नदियां साफ है, साफ सुथरा है, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वहां के लोग ये काम कर रहे हैं। वहां के लोगों में वो संस्कृति, वो अवेयरनेस पैदा हो चुकी है कि हम लोग ये गलत काम नहीं करेंगे। और यही एक तरीका है। आप कहीं भी जाइए, हमारे छोटे से गांव कस्बे से लेके आप किसी भी महानगर में जाइए, जब तक लोग आएंगे नहीं, जब तक लोग काम करेंगे नहीं, तब तक ये काम होगा ही नहीं। और यही केस स्टडीज फिर यूरोप, अमेरिका, हर जगह आज की तारीख में। तो राइट सॉल्यूशन भारत के लिए क्या है, कैसे करेंगे? ये पानी, ये जो जीवन है, अगर इसका पोल्यूशन कंट्रोल करना है तो क्या करेंगे, क्या सही तरीका है? तो दोस्तों वो सही तरीका है एमसीएल। क्योंकि हमें एमसीएल में हर चीज में हमें एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। यस, मुझे तो हमेशा लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई समस्या है, तो उस समस्या में एक ऐसा बेहतर जबरदस्त सॉल्यूशन है कि जिस सॉल्यूशन को लेके हम लोग बहुत बड़ा काम करते हैं। और इसमें क्या है सॉल्यूशन, तो मैं आपको बताता हूं। अब ये बिल गेट्स है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, आई मीन वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, उसके वो ओनर है। और न जाने कई साल तक वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में रहे हैं। ये आज की तारीख में क्या कर रहे हैं बिल गेट्स? तो ये आज की तारीख में ऐसे रॉ मटेरियल के ऊपर काम कर रहे हैं जिस रॉ मटेरियल से कल विमान चलने वाला, ऐसे रॉ मटेरियल के ऊपर काम कर रहे हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनिक खेती होने वाली है। और वो क्या है? टॉयलेट। यानी जो टॉयलेट आज की तारीख में 40,000 mld इतना भारत में तैयार हो रहा है, ये रॉ मटेरियल है उनके लिए, और उसके ऊपर काम कर रहा है। ये जो पानी है, मैंने कहा कि 99% उसमें पानी होता है, 98 to 99%, ये पानी पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। अभी इजराइल ऐसा देश है कि जहां पानी तो पड़ता ही नहीं, पानी है ही नहीं, पूरा सूखा है, उसमें पूरे टॉयलेट के पानी से 90% पानी निकालते हैं। वैसे ही बिल गेट्स साहब ने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें टॉयलेट का पानी डालने के बाद 5 मिनट में वो इतना शुद्ध होता है कि वो पानी उसको पी सकते हैं। और ये पानी अभी जो पी रहे हैं ना, वो टॉयलेट का पानी है, शुद्ध। देखो दुनिया में ऐसे शहर है जैसे दुबई है, सिंगापुर, वहां खराब पानी का एक ड्रेन, एक सादा पाइप भी समुद्र में नहीं जाता। एक ड्रेन, 100% पानी के ऊपर प्रक्रिया होती है, 100% पानी पूरी तरह से उपयोग करते हैं। और ये जो अभी बिल गेट्स सब पी रहे हैं ना, वैसे वहां भी है, न्यू वाटर करके कंसेप्ट है। यानी इस टॉयलेट, इस वेस्ट वाटर से जो भी पानी इस तरह से वो स्वच्छ करते कि उसमें कोई भी कंटामिनेंट, कोई भी पोल्यूशन नहीं होता, और आराम से आप उसको पी सकते हैं। और वो पी रहे हैं दोस्तों। ये प्रोजेक्ट आप अगर पढ़ाई करोगे तो आपको पता चलेगा। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि, हमारे लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। आज आप सभी लोग, हमारे हर तहसील में जो एमसीएल बायोफ्यूल स्टार्टअप्स है, जो आज हम एमसीएल बायोफ्यूल स्टेट उस प्रोजेक्ट्स पे लगे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं और हम प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं। वैसे ही आने वाले दिनों में आप सभी लोग वहां एसटीपी पे काम करोगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर काम करोगे। हम सभी लोग, आपकी सभी कंपनियां, स्टार्टअप्स, वहां के जो सीवेज के ऊपर प्रक्रिया करने वाले प्रोजेक्ट है, अगर है तो उसको हम लोग बेहतर करेंगे, उसको लेंगे और हम लोग अपने हिसाब से करेंगे, नहीं तो हम लोग अपने प्रोजेक्ट लगाएंगे। क्योंकि सीवेज के ऊपर काम करने वाले प्रोजेक्ट यानी क्या है, तो बायोफ्यूल फैक्ट्रीज है। इससे हम लोग पानी भी रिकवर कर सकते हैं, हम अपनी बायो सीएनजी भी बना सकते हैं, फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं। और ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, ये जो क्रूड ऑयल हमने देखा कि हर जगह क्रूड ऑयल दुनिया बर्बाद कर रहा है, लेकिन अगर इस क्रूड ऑयल को हम बायोफ्यूल से रिप्लेस करें हमेशा के, तो ये बायोफ्यूल अगर कहीं गिरा भी तो भी ये ऑर्गेनिक है, ये कहीं इससे कोई भी हानि इस सजीव सृष्टि में होती नहीं। दोस्तों लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन यही है कि हम लोग 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। आने दीजिए ना कितनी भी बारिश, होने दीजिए कुछ भी कुछ, जो भी कुछ हम लोग डालेंगे
इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जो अगर 100% ऑर्गेनिक है तो व्यवस्था है। तो ये मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट डालने की जरूरत नहीं, व्यवस्था है नेचर में, प्रकृति में, कि हर चीज को वो रिसाइकल करती है। बचपन में हमने पढ़ा है कि नहीं, पानी का चक्र है, नाइट्रोजन का चक्र है, कार्बन का चक्र है, सभी चीज का चक्र कुदरत ने बना के रखा है। आप उसको हेल्प तो करो। तो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग ये सही सोल्यूशन है अगर पॉल्यूशन रुकना है तो। 100% अगर आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है तो 100% ये जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स पहले उसको रिप्लेस करो आप। फिर जाने दीजिए, अगर कागज से कुछ बनाते हो, अगर वो कागज जा रहा है पानी में तो कोई आप चिंता करने की जरूरत नहीं। जूट से कुछ बना रहे हैं आप, अगर जूट जा रहा है पानी तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। नारियल के जो छिलके हैं, नारियल से अगर कुछ बना रहे हो और रबर प्लास्टिक को रिप्लेस करो तो उसकी बिल्कुल चिंता करने की जरूरत। अगर गलती से वो गया भी पानी में, समुद्र के नदियों में इधर, तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ये पूरे प्रकृति का एक हिस्सा है, वो अपने आप को संभाल लेंगे। बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो एक दूसरे को ये करेंगे, मेंटेन करेंगे, अच्छा रखेंगे। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है ये। आपको क्या लगता है ये 10,000 मेंबर जो हम लोग बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं? क्यों कराने के लिए बोलते हैं? क्यों बोलते हैं कि आप पहले 10,000 लोगों की सेना बनाओ? ये सेना यानी एक प्लेटफॉर्म है, ये कम्युनिटी है, एक समाज है। अरे कोई तो खड़ा होना चाहिए ना। आज इतनी बर्बादी हो रही है हमारे गांवों की, हमारी पानी की, हमारी इतनी देवियों की, इनको जो पूछते हैं हम लोग, जिनके वजह से इतने सालों तक हम लोग सुजलाम सुफलाम रहे, इतना आशीर्वाद उन्होंने दिया है। अरे कोई तो खड़ा होना चाहिए ना इनके लिए। कैसे खड़े होंगे हम लोग इससे? ये 10,000 लोग यानी कुछ प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं है, आप समझिए। ये एमपीओ के मेंबर, ये सब, ये एक समाज का निर्माण कर रहे हैं हम लोग। ऐसा समाज जो हमारे देश के प्रति, हमारे इस धरती माँ के प्रति, इस पोल्यूशन पर्यावरण के प्रति काम करे, जागरूक हो। अगर ये एक बार लग गए तो यही लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है दोस्तों। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है सैटरडे सेशंस। एक दिन साल में, एक दिन आप 2 दिसंबर को नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल दिन बना के क्या फायदा होगा आप बताइए? मैं बताऊं कि हर हफ्ते अपने गांव में आधे घंटे, पौना घंटे, जितना आपको होता है ना, आप लोगों को बताओ ना क्या उनकी चीजें हैं, क्या हमारे कर्तव्य है, क्या करना चाहिए। आज हम लोग अगर गांव में रह रहे, शहर में रह रहे, तो कुछ तो है ना हमारे, इतना कुछ अगर कुदरत हमें दे रही है तो कुछ हमारा भी फर्ज है ना, कुछ हमारा भी कर्तव्य करने के लिए। यही है सैटरडे सेशन। सैटरडे सेशन कोई मार्केटिंग की चीज नहीं है कि आप ये प्रोडक्ट लो और उसके बारे में बोला करो। लोगों को बताओ तो सही। और सिंपल सिंपल सॉल्यूशंस है, कुछ ज्यादा हाईफाई सोचने की जरूरत नहीं। सब लोग मिलकर करेंगे तो हमने कितने सारे ग्राम पंचायत देखे आज की तारीख में, कितने सारे ग्राम पंचायत। यानी हमें हमेशा कुछ एग्जांपल देता हूं महाराष्ट्र से, लेकिन हर जगह, हर गांव में, हर सिर्फ और एक ही कारण है उसके लिए। मैं आपको बोलता हूं, देखो, एक नेतृत्व होता है, ठीक है, लेकिन एक ही कारण है और वो कारण है लोग। लोग जब आते हैं ना तभी एक संभव। लोग जब आएंगे ना तो हर गांव, हर पानी, हर उसको हम लोग साफ रखेंगे। यही और इसी के लिए जरूरी है ये सैटरडे सेशन। तो जो कल दिन हम लोगों ने मनाया नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, मुझे लगता है कि सैटरडे सेशन का तैयार करना, यानी हर हफ्ते उसको मनाना है। और दोस्तों, ये जो सुजलाम सुफलाम, हम लोग जिस गांव की तहसील की बात करते कि हमें हर तहसील एक सुजलाम सुफलाम राज्य बनाना है, ये बनाया इन नदियों ने है। और अगर हमें फिर से हमारे गांव को, हमारे तहसीलों को सुजलाम सुफलाम बनाना है तो पहले इनको, इनका ख्याल रखना पड़ेगा, जो हमारा कर्तव्य है, नंबर 1 कर्तव्य। तो चलिए मिलते हैं और पूरी दुनिया को आने वाले दिनों में इस सस्टेनेबिलिटी का रास्ता दिखाते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। यस, पूरी दुनिया को ये नया रास्ता हम दिखाएंगे। श्याम सर, आपने बिल्कुल सही कहा। गुड मॉर्निंग एमसीएल। और एक बार श्याम गुलाब सर के माध्यम से हमें एक नया थॉट मिला है, नया विचार मिला है। शायद हम में से बहुत लोग आज ये सारा जो विषय की पढ़ाई जो सर ने करवाई है उसको देख के दिल में कहीं ना कहीं हम झंझोड़ के उठे होंगे। चलो आज हम सब लोग सारे एमपी ओनर्स, एमपीपी ओनर्स, चैनल पार्टनर्स ऑफ एमसीएल कसम खाते हैं कि हम खुद ऐसा कुछ भी चीज नहीं करेंगे जिससे हमारे नदी, नाले, कुएं पोल्यूट हो। अगर हम अपने लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे भी ये चीज को करने की ठान ले और उसमें 10% भी सक्सेसफुल हो जाए तो भी हम नेचर को, प्रकृति को बचाने में
बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। और श्याम गुलाब सर ने आज जो विषय हमको बताया है उसमें कहीं ना कहीं इंसानियत के नाते हम लोग अपना योगदान दे सकते हैं। तो मैं फिर एक बार आप सबको आह्वान करता हूं कि हम आज कसम खाते हैं कि हम किसी भी तरह से व्यक्तिगत और अपनी फैमिली के रोल में कभी भी कुछ ऐसा चीज नहीं करेंगे जिससे हमारे नदी नाले नहर पोल्यूट हो। धर्म कर्म जो भी है, जो भी हमारे इमोशंस भावनाएं हैं, उन सबका आदर रखते हुए हम किसी भी तरह से वाटर पोल्यूशन को रोकने की कोशिश करेंगे और हम उसमें कारणीभूत नहीं होंगे, हम उनके उसमें योगदान नहीं करेंगे। थैंक्स लॉट श्याम सर, इट वाज अ फैंटास्टिक माइंड ब्लोइंग और शायद कहीं ना कहीं झंझोड़ने वाला सिचुएशन था जो आज हम सबको अंतर्मुख कर गया है। यस, और साथ में ही प्राचार्य ने जो आज बात बताई नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के माध्यम से, वो भी हमारे लिए एक झंझोड़ने वाली सोचने वाली बात है। और ये बातें हैं जिन बातों का आज समाज पे असर होना जरूरी है, क्योंकि वक्त आज है, अभी है और अभी ही है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग दिस माइंड ब्लोइंग सेशन बाय श्याम गुलाब सर एंड प्राची मैडम। थैंक यू वेरी मच all our MCL stakeholders, farmers, channel partners, BDA, senior BDA, prime BDA, and all MVP and MP owners. Thanks a lot. अपने हेल्थ का ख्याल रखिए और इन बातों को सोचिए। फिर एक बार मैं कहना चाहूंगा कि आज जो शाम सोल्यूशन दिया MCL का इन ऑल द पोल्यूशन एस्पेक्ट्स, तो ये बात सच है कि आपको इस देश की मिट्टी का वास्ता है और MCL ही सुजलाम सुफलाम भारत का रास्ता है। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Dr. Lavesh sir, and thank you very much, Prachi ma'am, for giving us this very valuable information about cancer. And thank you very much, Dr. Shyam sir. आज जो आपने बात बताई है वाटर पोल्यूशन और सभी पोल्यूशन के बारे में, तो ये बात तो तय है कि सिर्फ कायदे कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, हमें हमारी मानसिकता बदलनी होगी। दोस्तों, लोगों का सहभाग हर नए कार्य को यशस्वी बनाने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और MCL तो हमेशा कहता है कि जब भी कोई चैलेंज या कोई भी प्रॉब्लम आए तो वह हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। लोगों के जो सहभाग है उस सहभाग से हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा ले सकते हैं दोस्तों। और यही सारी बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए और इन सारी बातों का हमें और पूरे देश को फायदा करवाने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज जो हमें श्याम सर हमेशा कहते हैं और आज भी उसके बारे में उन्होंने हमें बताया है, दैट इज सैटरडे सेशन। जी हाँ दोस्तों, हर हफ्ते हमें हमारे गांव के लोगों में बस ये जागरूकता लानी है। वी आर नॉट हियर टू सेल एनीथिंग, हमें किसी भी चीज की कोई भी मार्केटिंग नहीं करनी है, लेकिन हमारे लोगों में वो जागरूकता लानी है। और इसीलिए ये सैटरडे सेशन बहुत ही जरूरी है दोस्तों। हर सैटरडे हमारे हर गांव में वो सेशंस होना, ये अब हमारी जिम्मेदारी है। और मैं आप लोगों की तरफ से ये श्याम सर को ये प्रॉमिस करना चाहता हूं कि यस, हमारे जितने तालुका है उनमें से जितने गांव है उन सभी गांव में आने वाले शनिवार से सैटरडे सेशंस हम जरूर कंडक्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों को मैं याद दिला दूं कि चैट बॉक्स में जो लिंक दी गई है, कृपया इसके ऊपर जाकर आप अपना फीडबैक फॉर्म हमें जरूर भेजिए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। याद रखिए, जैसे जैसे आप लोगों के फीडबैक्स आते हैं वैसे वैसे वो सारी जानकारियां, वो सारी चीजें बताने के लिए पूरी टीम इसके ऊपर काम करती है और जो श्याम सर यहाँ पर हर हफ्ते आपके सामने पेश करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ सारे प्राइम बीडीए, MPO, MBS, हमारे सारे MVP, हमारे चैनल पार्टनर्स और सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी MCL टीम का। और फिर एक बार आप लोगों को यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आपका, आपके परिवार का और पूरे MCL परिवार की सेहत का ख्याल रखिए। और इसी के साथ मैं मंगेश शेलार, आपका होस्ट, यह घोषणा करता हूँ कि आज का यह वेबिनार, यह सेशन यही समाप्त हुआ। धन्यवाद।